हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो रिवोल्ट जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ था कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और देयर आफ्टर द सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, अगर ये रिवोल्ट इतने मेजर एरिया पे स्प्रेड हुआ था, देन व्हाई दिस रिवोल्ट हैज़ फेल्ड। इसके पीछे कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट क्या हुआ था, फेल हुआ था अपने जो इसका मोटिव था उस चीज़ को पाने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आई होप गाइज इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अभी तक हमने देखा था कि किन प्लेसों पे ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था। फॉर एग्जांपल कानपुर हमने पढ़ा, फिर झांसी भी हमने पढ़ा, दिल्ली भी पढ़ा। ठीक है, एंड अदर एरियाज़ हमने ये सभी एरियाज़ डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डैट मीन्स कि ये जो रिवोल्ट था इट वाज स्प्रेड टू मनी पार्ट्स ऑफ इंडिया और इन मनी प्लेसेस ऑफ इंडिया। लेकिन आफ्टर डैट उसके बावजूद भी द रिवोल्ट वाज फेल्ड, इसको सप्रेस किया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन अब उसके पीछे कौन से रीजंस हैं क्यों इंडिया लोग सक्सेस नहीं हुए ओवरथ्रो करने के लिए ब्रिटिश लोगों को यहाँ से। ठीक है, या क्यों नहीं इतनी इंटेंसिटी में ये रिवोल्ट हुआ था, क्यों फिर इंग्लिश लोग यहाँ से भाग नहीं क्यों नहीं गए। ठीक है, हालांकि नेचर द चेंज ऑफ रोल वो हुआ, कंपनी का रोल एंड हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे रोल अपना एस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर भी जो इंडिया लोगों का मोटिव था कि हमें इंग्लिश रूल यहाँ से ओवरथ्रो करना है, उसमें वो सक्सेस क्यों नहीं रहे। तो देयर वर सम काजेज जिनकी वजह से वो सब हुआ, उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। द फर्स्ट थिंग वाज ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। डैट मीन्स के इंडिया में उस टाइम पे नियरली 500 प्लस इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी और सभी इन स्टेट्स ने क्या पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। ठीक है, और जो साउथ एरिया था इंडिया का उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस रिवोल्ट में। एंड आल्सो सम क्लासेस, लैंडलॉर्ड क्लास था, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। एजुकेटेड इंडियन क्लास, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो इस रिवोल्ट का मोटिव था उसको नहीं वो पा सके। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। सभी लोगों ने, इंडिया के सभी लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। Although the revolt spread many parts of the country, but still large portion of the country remained unaffected. हालांकि स्प्रेड हुआ बहुत जगहों पे, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिन पे इस चीज़ का असर नहीं हुआ। उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर एंड महाराजा कश्मीर। ठीक है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। एंड आल्सो द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री डिड नॉट टेक पार्ट। और ये जो साउथ साइड वाला एरिया था उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। और ये एक मेजर रीज़न बना किस चीज़ के लिए कि हम कामयाब नहीं हुए जो जो मोटिव था फॉर दिस रिवोल्ट। ठीक है, एंड आल्सो द कोर एरियाज ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के जो मेन एरियाज थे जिसमें कौन था, बंगाल, बम्बई एंड मद्रास, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट हेल्प किया ब्रिटिश लोगों को किसमें, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट में। जब अपने ही दुश्मन के साथी हो तो फिर अपना हाल सभी को पता है क्या हो जाता है फिर। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सम ऑफ द रूलर्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। ठीक है, सपोर्टेड सम ऑफ इंस्टेड ऑफ सपोर्ट के बावजूद उन्होंने हेल्प की ब्रिटिश लोगों को सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट। दे हेल्प द ब्रिटिश पीपल नॉट द इंडियंस। ठीक है, एज मेंशन्ड बाय सर डब्ल्यू रसल।
एक इंग्लिशमैन है, उसी ने जो कहा है हम उसी को यहाँ पे कोट कर देंगे। उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है उसने, हैड ऑल द इंडियंस यूनाइटेड अगेंस्ट द इंग्लिश। उसने लिखा है कि अगर सभी इंडियंस यूनाइट होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लेते या फाइट कर देते, ठीक है, द इंग्लिश वुड हैव बीन र्यूनिड ऑल टुगेदर, और अंग्रेजों की हालत बहुत खराब हो जाती यहाँ पे। ये किसने लिखा, ये इंग्लिश पर्सन लिख रहा है। दैट मीन्स कि जो लड़ाई हो रही थी वो सभी यूनाइट नहीं थे उसमें, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ही आल्सो मेंशंस, इफ द रूलर्स ऑफ जिंद एंड पटियाला हैड नॉट कोऑपरेटेड विद अस। उसने ये लिखा है कि अगर जिंद के रूलर और पटियाला के रूलर हमारे साथ नहीं रहे, एंड इफ सिक्स, और अगर सिखों ने हैड नॉट बीन रिक्रूटेड इन आवर आर्मी, अगर सिख लोग हमारे आर्मी में ज्वाइन नहीं होते, एंड पीस हैड नॉट एस्टेब्लिश्ड इन पंजाब, और उसकी वजह से अगर पीस नहीं, अगर डेट मीन्स कि अगर पंजाब में भी रिवोल्ट उठा होगा, उसका मतलब है, क्या है उसका मतलब, देन आवर कंट्रोल ओवर दिल्ली वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। डब्ल्यू रसल क्या कहता है कि उसने कहा कि अगर जिंद एंड पटियाला के रूलर ने हमारे साथ नहीं होते, और अगर सिख लोग हमारे आर्मी में नहीं होते, जिसकी वजह से पंजाब में पीस था, अगर ये सभी चीजें नहीं होती तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल था कि हम दिल्ली को कैप्चर कर देते। ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क था। डेट मीन्स ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन के जो कुछ इंडिया के लोग जो थे वो हमारे सपोर्ट में थे, दे वर इन आवर सपोर्ट, दैट्स वाई दिस रिवोल्ट फेल्ड इन गेटिंग द मोटिव। जो भी रीजन इसके पीछे था, जो भी लोगों का मकसद था इसके पीछे, इसीलिए हमने वो नहीं पाया, क्योंकि हमारे ही लोग वो सपोर्ट कर रहे थे हमारे दुश्मन को, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, एजुकेटेड इंडियंस रिमेन न्यूट्रल, और यहाँ के एजुकेटेड लोग, उस टाइम के लोग क्या कह रहे थे कि उन्होंने, क्या कहेंगे वो, दे रिमेन साइलेंट। उन्होंने ना तो सपोर्ट रिवोल्टीज को ही किया और ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किया। वो सोच रहे थे अगर हम सपोर्ट करेंगे इन रिवोल्टीज का, डेट मीन्स हम उसी पुराने ज़माने में फिर से चले जाएंगे, क्योंकि देयर आफ्टर डायनास्टी सिस्टम विल आल्सो एमर्ज अगेन, अगर हम यहाँ ब्रिटिश लोगों को भगा पाए, ठीक है। और वो समझते थे कि अगर हमें मॉडर्न होना है वी हैव टू सपोर्ट इंग्लिश पीपल, ठीक है। लेकिन देयर आफ्टर रिवोल्ट के बाद जब उनको भी लगा, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, उनको उस टाइम एजुकेटेड पीपल ने ही एजुटेशन उठाई। उनको उस टाइम रियलाइज हुआ कि नहीं, ब्रिटिश लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमें तबाही की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट दे रिमेनेड न्यूट्रल, ठीक है। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, इंडिया के जो सिपाहीज थे जो लड़ रहे थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, छोटे छोटे जमींदार थे, उनके पास क्या था, पुअर इक्विपमेंट्स था, उनके वॉरफेयर मटेरियल उनके पास नहीं था। मेनली दे वायर फाइटिंग विद स्वर्ड्स, तलवारों से वो लड़ रहे थे, एंड स्पीयर्स, एंड वो चीजें जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बनाए गए थे उन्हीं चीजों से वो लड़ रहे थे। एंड वेरी फ्यू गन्स, और कुछ थोड़े बहुत कुछ लोगों के पास गन्स भी थे, बट दे वायर आल्सो लिमिटेड। ऐसे नहीं था कि पीछे से सप्लाई आएगी, ये खत्म होते पीछे से सप्लाई आएगी, नहीं, अगर किसी के पास एक गन था तो वही था। डेट मीन्स दे वायर लिमिटेड इन नेचर, ठीक है। वाइल एज, इसके बरक्स जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वायर फुली इक्विप्ड, उनके पास फुल वारफेयर मटेरियल था, उनके पास सामान था, और सामान खत्म होने के बाद उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि नेक्स्ट टाइम फिर से कंपनी हमें सामान प्रोवाइड कर देगी ड्यूरिंग फाइटिंग, ठीक है। और उनके पास मॉडर्न वारफेयर वेपन थे लाइक एनफाइल्ड राइफल, ठीक है, जो इमीडिएट काज बनी थी इस चीज़ के लिए, इस रिवोल्ट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट काज हमने क्या देखा कि कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, सभी इंडिया के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इंडिया के लोगों के पास क्या नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, वारफेयर मटेरियल नहीं था उनके पास, ठीक है। एजुकेटेड क्लास ने क्या सपोर्ट नहीं किया, ये रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ था। एंड द नेक्स्ट वाज नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। देखो क्या था, जो भी अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवोल्ट में, ठीक है, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवोल्ट, वो एक ही यूनिफाइड काज, एक सिंगल काज नहीं था उनके के पास कि हम इस रीजन से लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इंस्टेड ऑफ दैट
एवरी पर्सन हैज देयर ओन काज। सपोज कि सिपाहीज ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। उनका क्या क्या था कि जो एनफाइल्ड राइफल थी वो अगर नहीं इंट्रोड्यूस की जाती तो वो लोग नहीं लड़ते। पीजेंट्स ने इसीलिए हिस्सा लिया इसमें क्योंकि ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो उन पे जुल्म कर रहे थे, ठीक है, जो अपॉइंट किए थे कंपनी ने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर बहादुर शाह ने इसमें हिस्सा लिया था। उसने क्यों हिस्सा लिया था? एंड ही वांट्स टू बिकम ए रूलर, ठीक है। तो सबके पास अपना अपना एक मकसद था, ठीक है, एक यूनिफाइड रीजन नहीं था, या हम कहेंगे नेशनलिज्म नहीं था। नेशनलिज्म, इंडिया के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपने प्रॉपर रीजन से लड़ रहे थे, स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो लोग लड़ रहे थे। इसलिए जब उनका वो चीज़ खत्म हुई, सपोज कि अवध एक स्टेट थी जो 75% आर्मी सप्लाई कर रही थी ब्रिटिश को, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अवध के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, अवध के लोगों ने रिवोल्ट में हिस्सा लेना छोड़ दिया। इसी तरह जमींदारों ने ऐसा किया जब उनको वो रेवेन्यू वगैरह या टैक्स डिक्रीज किया गया था। तो सभी लोग लड़ रहे थे फॉर देयर पर्टिकुलर रीजन। एक सिंगल रीजन नहीं था जिसकी वजह से सभी लोग लड़ेंगे, वो ऐसा रीजन नहीं था। नो सेंट्रल लीडरशिप, और ये जो लीडर्स थे एक ही सेंटर इसका नहीं था। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट कि देयर वाज डिफरेंट सेंटर्स, एक सिंगल सेंटर नहीं था जहां से सभी लोग आके लड़ लेते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अपने स्पेसिफिक प्लेस पे एक अपना स्पेसिफिक लीडर था, उसका मसला हल हुआ एंड ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन द रिवोल्ट, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड जनरल्स, और नेक्स्ट वाज के ये जो ब्रिटिश लोगों के पास जो जनरल्स थे, दे वर एबल्ड पर्सन, दे वर क्वालिफाइड पर्सन हाउ टू डील विद वर्स सिचुएशन। लेकिन इंडिया के लोगों के पास ऐसी टैक्टिक्स नहीं थी, इसलिए वेरी सून ब्रिटिश लोगों ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। तो ये भी एक काज रहा है किस चीज के लिए, फॉर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वाज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। होता क्या था कि उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राफ वगैरह इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और जिसकी वजह से जो मास्टरी थी किन ब्रिटिश लोगों की ओवर कम्युनिकेशन, उसकी वजह से वो अवेयर रहते थे कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज प्लेस, दिस इज प्लेस बी, ठीक है। यहाँ पे रिवोल्ट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, एंड दिस इज प्लेस सी, यहाँ पर रिवोल्ट की इंटेंसिटी थोड़ा कम थी। ब्रिटिश लोग कम्युनिकेशन पे स्ट्रांग होल्ड था, वो यहाँ से आर्मी को लेकर आती थी इस वाले पोजीशन पे, सो डैट कि यहाँ पे जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस किया जाता था। जिसका रीज़न ये रहा कि वेरी सून ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, English being masters of the means of communication continue to make contact among themselves, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक जनरल दूसरे जनरल के साथ बात कर रहा था कि आपके स्टेट में कंडीशन क्या है, कितना नुकसान हुआ है, क्या हमने यहाँ पे रिवोल्ट सप्रेस किया है या नहीं। अगर किया होता तो वो दूसरे प्लेस पे फिर शिफ्ट हो जाता था। यही एक प्लस पॉइंट था कि ब्रिटिश लोगों को कम्युनिकेशन पे कंट्रोल हुआ था, एंड गॉट टाइमली न्यूज अबाउट द रिवोल्टीज। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोगों को पता चल जाता था कि अब रिवोल्टीज किस प्लेस पे आए हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये सभी चीज़ें ब्रिटिश लोग अवेयर रहते थे इस चीज़ के लिए, और ये सभी रीजंस रहे हैं रेस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से हमने ये रिवोल्ट का जो मकसद था हम फेल हुए। एंड आल्सो देयर वाज लैक ऑफ नेशनलिज्म, यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी, ठीक है। मुसलमान अलग लड़ रहे थे, हिंदूज अलग लड़ रहे थे, तो जॉइंट, हम जॉइंट या कलेक्टिव एफर्ट नहीं था उस टाइम पे, कलेक्टिव एफर्ट वो नहीं लगा रहे थे टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद जब रिवोल्ट फेल हुआ, उसके बाद ये जो सभी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अब इस रिवोल्ट का नेचर डिसाइड किया है। कुछ लोगों का कहना था कि दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और कुछ लोगों का कहना है दिस वाज जस्ट ए सिपाही म्यूटिनी, ये सिर्फ आर्मी की लड़ाई थी। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। इन इवन के सिटिल इस चीज़ पे अभी डिबेट हो रही है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस रिवोल्ट, क्या ये सिपाही म्यूटिनी थी या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी व्यू दी हुई है, तो उनको ही हम यहाँ पे देख लेंगे। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि सपोज वी डी सावरकर ने कौन सी व्यू दी रिलेटिव रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पे देख लेंगे। द फर्स्ट इज
आरसी मुजम्मदार, ठीक है, आरसी मुजम्मदार। उसने क्या कहा, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था और ना ये कुछ था, इट वॉज जस्ट ए म्यूटिनी, ठीक है। देन वी डी सावरकर ने क्या कहा, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, मैक्सिमम टाइम्स यही पूछा जाता है इसे, ठीक है। लॉरेंस एंड सीले ने क्या कहा, मेयर ए सिपाही म्यूटिनी, ये सिर्फ एक क्या आर्मी की लड़ाई थी, ठीक है। देन टी आर होल्म्स ने क्या कहा, ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइज्ड पीपल एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक लड़ाई थी, सिविलाइज्ड पीपल जो वो उसके कंडीशन में इंग्लिश लोग थे एंड अनसिविलाइज्ड जो इंडिया के लोग थे, ये इन्हीं के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था। जेम्स ऑटरम क्या क्या कहना है, ए मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंसेस। मेलेडी ने क्या कहा था, रेशियल स्ट्रगल, ये क्या है, ब्लैक और वाइट स्ट्रगल है, वाइट पीपलों को ब्लैक लोगों के साथ आपस में ये लड़ाई थी, ब्लैक लोगों ने लड़ाई उठाई थी किन लोगों के खिलाफ, वाइट लोगों के खिलाफ, ठीक है। और ये जो रिवोल्ट था इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई है और जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वो सभी यहाँ पे लिखे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, जो कार्ल मार्क ने लिखी थी, ठीक है। काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, और इसमें ये उर्दू में लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने, जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर साहब ने लिखी थी, ठीक है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रेबेलियन ऑफ 1857 आरसी मुजम्मदार ने लिखी थी, ठीक है। सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनीज एस बी चौधरी ने लिखी है, ठीक है। रिबेलियन 1857 एस सिम्पोजियम पी.सी. जोशी ने लिखी है, एंड 1857 एस.एन. सेन ने लिखी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी what the changes were made after revolt of 1857, जैसे कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, कंपनी रूल एंड किया गया था, ठीक है। वाइसराय गवर्नरशिप यहाँ पे कैंसिल की गई थी, देन वाइसराय वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू subscribe. Thank you so much.